अब तक रतनलाल ने सारी तैयारी कर ली थी। उसने सामने रखे त्रिकोण आकार में बने हवन कुंड में आग प्रज्वलित कर दी और मंत्र बोलने लगा। शमशान में फैली शांति रतनलाल के मंत्रों से भंग हो रही थी। हर मंत्र के समाप्ति के साथ रतनलाल हवन कुंड में आहुति दे रहा था। विजय और मोहन उसी के बगल में बैठे हुए थे और सामने बेहोश खेमराज पड़ा था। कुछ देर बाद खेमराज को होश आने लगता है, जिसे देख विजय और मोहन दोनों डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसके होश में आने के बाद अगर उसे पता चला कि उसे यहाँ पर उसकी बलि देने लाया गया है तो वो फिर से हाथापाई पर उतर आएगा और इस बार उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। खेमराज जब होश में आ चुका था। विजय चिंतित होकर कहता है, रतनलाल जी, इसे तो होश आ रहा है। मंत्र रोकते हुए रतनलाल कहता है, घबराओ मत, ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये अभी मेरे मंत्रों के प्रभाव के अधीन है। सच में खेमराज मंत्रों की शक्ति के अधीन था और होश में आने के बाद भी वो बदहवास सा होकर पड़ा था। रतनलाल कहता है, इसे उठाकर यहाँ बिठाओ और विजय तुम उस मटके का पानी इसके ऊपर डालो। दोनों उसे उठाकर रतनलाल के सामने हवन कुंड के पास बिठाते हैं। फिर विजय उस पर मटके का सारा पानी उंडेल देता है। खेमराज कोई हरकत नहीं कर रहा था। वो सम्मोहित होकर एकदम लीन मुद्रा में बैठा हुआ था। रतनलाल पास ही में रखी कुल्हाड़ी उठाता है और अपने दूसरे हाथ में भस्म लेकर एक मंत्र पढ़कर उस पर छिड़कता है। रतनलाल कुल्हाड़ी पर अपने खुद के खून से एक पंचकोणी तारे का निशान बनाकर कहता है, आगे आओ विजय और इस कुल्हाड़ी से इस आदमी का सिर काट दो। रतनलाल की ये बात सुनकर विजय और मोहन दोनों चौंक जाते हैं। विजय डरते हुए कहता है, क्या मुझे इस आदमी का सिर काटना पड़ेगा? रतनलाल जी प्लीज, आप ही ये काम कर दीजिए, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। रतनलाल शांति से कहता है, नहीं, ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारे लिए ही है। इसीलिए अगर काली शक्तियों को प्रसन्न करना है तो तुम्हारे द्वारा दी हुई बलि ही स्वीकार होगी। इस बात से मैंने तुम्हें पहले ही भली भांति अवगत कराया था। अब समय मत गवाओ, जल्दी से इस कार्य को पूर्ण करो। विजय को यह काम करने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी क्योंकि ऐसा काम वो पहली बार कर रहा था। यह काम उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था क्योंकि गुप्तधन पाने के लिए बलि देना जरूरी था। मोहन भी उसे समझाते हुए कहता है, देख यार विजय, तुझे अपना मन मजबूत करना पड़ेगा। याद है ना, इस जालिम दुनिया ने हमारे साथ कैसा सलूक किया। जब तुझे और मुझे मदद की जरूरत थी तब सबने हमसे अपना मुंह मोड़ लिया। इस दुनिया में ऐसे मतलबी और लालची लोग रहते हैं जो दूसरों को कुचलकर आगे निकल जाते हैं और उफ तक नहीं करते। जहां रिश्तेदार तक साथ छोड़ देते हैं वहां पराये लोग क्या चीज है। और ये खेमराज भी कोई दूध का धुला नहीं है, बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। चल अब आगे बढ़। मोहन की बातें सुनकर विजय को अपने लाचारी भरे दिन याद आते हैं कि कैसे लोगों ने उसे दुत्कार दिया था और मुसीबत में अपनों ने साथ छोड़ दिया था। उसका मन घृणा से भर जाता है और वो आगे बढ़कर अपने हाथों में कुल्हाड़ी उठाता है। विजय ने आगे बढ़ते हुए कुल्हाड़ी उठाई और बिजली की तेजी से एक ही वार में खेमराज का सिर धड़ से अलग कर दिया। विजय के वार में इतनी ताकत थी कि कटा हुआ सिर खून के छींटों के साथ उछलकर दूर जाकर गिरता है। खेमराज का धड़ किसी बेजान वस्तु की तरह नीचे जमीन पर गिर जाता है। रतनलाल और मोहन दोनों ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। रतनलाल तुरंत उठकर वो कटा हुआ सिर उठाता है और उस कटे हुए सिर से टपकता खून उसके पास रखी हुई एक इंसानी खोपड़ी में इकट्ठा करता है, जिसके तुरंत बाद रतनलाल उस त्रिकोण हवन कुंड में मंत्र पढ़कर उस खून की आहुति देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का आवाहन कर रहा हो। बाद में उस कटे हुए सिर को एक बोरी में भरते हुए रतनलाल उन दोनों से कहता है, अब चलो यहाँ से, और कुछ भी हो जाए पर पीछे मुड़कर मत देखना। दोनों को रतनलाल की ये बात बड़ी अजीब लगती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रतनलाल ऐसा क्यों कह रहा है। मोहन के मन में बहुत सारे सवाल कौंध रहे थे। वो बेसब्र होते हुए पूछता है,
पर रतनलाल जी, उस आदमी के धड़ का क्या? उसे तो ठिकाने लगाना होगा ना। अगर सुबह होते ही लोगों को पता चलेगा तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा, पहले यहाँ से चलो। इतना कहकर रतनलाल उन दोनों को लेकर वहां से जल्दी से निकल जाता है। रतनलाल आगे आगे चल रहा था और ये दोनों उसके पीछे चल रहे थे। चलते चलते मोहन कहता है, यार विजय, मैंने रतनलाल को इतना गंभीर पहले कभी नहीं देखा। उस पर विजय कहता है, वही तो, बलि देने के बाद इसने हमें जल्दी से बाहर निकलने के लिए क्यों कहा होगा। शमशान के बाहर आने के बाद मोहन रतनलाल से पूछता है, अब तो बताइए रतनलाल जी कि आपने हमें इतनी जल्दी वहां से चलने के लिए क्यों कहा और पीछे मुड़ने के लिए मना क्यों किया था। रतनलाल उसे शांत करते हुए कहता है, बताता हूँ, थोड़ा धीरज रखो। मैंने तुम दोनों को वहां से इसलिए जल्दी चलने को कहा क्योंकि एक बार बलि देने के बाद हम वहां नहीं रुक सकते। विजय और मोहन को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विजय से रहा नहीं जाता और वो तुरंत रतनलाल से पूछ बैठता है, एक बार बलि देने के बाद हम वहां पर नहीं रुक सकते? पर ऐसा क्यों रतनलाल जी? और उस सिर कटे धड़ का क्या? उसे तो हमें ठिकाने लगाना ही होगा। अगर किसी को पता चल गया कि हमने एक आदमी की बलि दी है तो। विजय अपनी बात पूरी करता, तभी रतनलाल उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है, तुम दोनों सच में नादान हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर हम किसी कार्य पूर्ति के लिए विशेष बलि देते हैं तो बलि देते वक्त काली शक्तियों का आवाहन किया जाता है ताकि हमारी दी हुई बलि स्वीकार हो और हमारा काम आसान तरीके से और बिना किसी रोक टोक के जल्दी बन जाए। बलि देने के बाद मैंने एक मंत्र फूंका था जिसमें मैंने काली शक्तियों को वहां आने का न्योता दिया था और जब वो शक्तियां वहां पर प्रकट होंगी और उस बलि को स्वीकार करके उसे अपना भक्ष बनाएगी, ऐसे में हमारा वहां रुकना उचित नहीं। पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। व्यक्ति विशेष की बलि और काली शक्तियां, इनके बीच में ना आना ही बेहतर है। इससे हमने जिस कार्य के लिए बलि दी है उस कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। रतनलाल की ये बात सुनकर दोनों के चेहरों पर गंभीर भाव उभरने लगे, जिसे देखकर रतनलाल कहता है, चिंता मत करो, हमने अपना संपूर्ण कार्य विधिवत रूप से किया है। हमारा काम बन ही जाएगा। और रहा सवाल उस सिर कटे हुए मृत शरीर का, तो उसकी चिंता मत करो, उसे काली शक्तियां संभाल लेगी। अब चलो, हमें तुम्हारे घर की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। समय बहुत ही कम बचा है हमारे पास। चूंकि वो गुप्तधन विजय के घर के आसपास ही कहीं मौजूद था, इसलिए वे तीनों विजय के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। आसमान में आज चांद नहीं था, इसलिए रोशनी के लिए रतनलाल ने अपने हाथों में लालटेन पकड़ रखी थी। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते कुछ देर बाद वे तीनों विजय के घर के पास वाले चौक में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर विजय रतनलाल से पूछता है, रतनलाल जी, अब आगे क्या और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बलि स्वीकार हो गई है? रतनलाल कहता कुछ नहीं, बस उसकी पोटली में रखी हुई बड़ी सी पुड़िया से थोड़ा भस्म निकालकर जमीन पर एक त्रिकोण बनाता है और उसी पोटली में से 3 मोमबत्तियां निकालकर उन्हें उस त्रिकोण के तीनों सिरों पर टिकाकर रख देता है। आगे रतनलाल उस त्रिकोण से थोड़ी दूर उसी भस्म से एक बड़ा सा घेरा बनाता है और उन दोनों को उस घेरे के अंदर आने के लिए कहता है। विजय और मोहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, लेकिन रतनलाल ने उनके चेहरे पर के हाव भाव पढ़ लिए थे। वो उन दोनों को समझाते हुए कहता है, आज अमावस्या है, इसीलिए आसमान में चांद नहीं है। चांद का पृथ्वी से होने वाला भूमितीय संपर्क कोण अभी नहीं बन सकता, इसलिए काली शक्तियां ही हमें आज उस गुप्तधन तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। अब मैं ध्यान लगाकर कुछ मंत्र साधना करने वाला हूँ। जैसे ही ये तीनों मोमबत्तियां अपने आप जल उठेंगी, समझ लेना हमारी बलि स्वीकार हो चुकी है और फिर हमें उस गड़े हुए धन का रास्ता भी पता चल जाएगा। इसीलिए तुम दोनों कुछ देर खामोश रहना और मुझे ध्यान लगाने देना। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस रक्षा घेरे के बाहर मत निकलना।
इस रक्षा घेरे के अंदर हम तीनों सुरक्षित है। इतना कहकर रतनलाल नीचे पालथी मारकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया और कुछ मंत्र फूंककर काली शक्तियों का आवाहन करने लगा। और दूसरी तरफ शमशान में कुछ होने वाला था। इस तरफ शमशान में चारों तरफ शांति फैली हुई थी। आसपास के सभी पेड़ पौधे और इरई नदी के पास उगी हुई झाड़ियां, यहाँ तक कि सभी जीव जंतु शांत थे। ऐसा लग रहा था कि ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। शमशान में हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। एक विचित्र उन्माद था उस खामोशी में। लेकिन तभी उस खामोशी को किसी आवाज ने निगल लिया। अचानक वहां शमशान में तेज हवाएं चलने लगती है। आसमान में काले बादल छाने लगे थे और वो काले बादल सिर्फ जहाँ तक शमशान की हद थी उसी के ऊपर मंडरा रहे थे। थोड़ी देर बाद बादल गरजने लगे और बिजलियां भी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि गरजते बादल और चमकती बिजलियां किसी के आने का अंदेशा दे रही हो। जब जब बिजलियां चमकती तब तब अंधेरे ने निगले हुए उस शमशान में कुछ देर के लिए रोशनी दिखाई देती। वातावरण भयानक रूप से बदलने लगा था। शमशान की जमीन भी वाइब्रेट होने लगी थी, जिससे जमीन पर पड़े कंकड़ पत्थर भी हिलने लगे। जोरों से होने वाले कंपन से जमीन कांपने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जमीन के अंदर कई फीट नीचे कोई चीज तेजी से ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। बादलों के गरजने से चमकती हुई एक जोर की बिजली कड़कते हुए तेजी से शमशान की जमीन पर गिरती है, जिससे जमीन के कई हिस्सों में दरारें पड़ रही थी। शमशान की जमीन में हर जगह छोटे छोटे बिल बनने लगे और उन बिलों में से कई मांस खाने वाले कीड़े बड़ी संख्या में बाहर आने लगे। कीड़ों का एक झुंड सा बनने लगा। वो मांस खाने वाले कीड़े स्कैरब बीटल्स प्रजाति के थे, जो कुछ ही वक्त में इंसान के बाहरी अंगों के साथ उनके अंदरूनी अंगों को भी खा जाए और उनके मुंह में मौजूद एसिड की ग्रंथियां इंसानी हड्डी तक को गलाने की क्षमता रखती थी। बड़ी संख्या में मौजूद वो स्कैरब बीटल्स उस सिर कटे धड़ को चारों तरफ से घेरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो कीड़े किसी के आदेश का इंतजार कर रहे हो। तभी थोड़ी देर में शमशान की जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगती है, जिनसे एक रोशनी निकल रही थी। जिस रोशनी से वहां का पूरा इलाका जगमगा उठा था। उन दरारों में से काला धुआं निकलने लगता है। जमीन से निकलता हुआ वो काला धुआं इंसानी आकार लेने लगता है, जिसके लंबे हाथ और पैर, पीली चमकदार आंखें और सिर पर 2 सींग थे। वो काला साया बड़ा ही डरावना लग रहा था और पूरी तरह से काले और गाढ़े धुएं से बना हुआ था। जैसे जैसे वो उस सिर कटे धड़ की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे ही उस लाश को घेरे हुए वो स्कैरब बीटल्स उसके पैर रखने के लिए जगह बनाते जा रहे थे। वो काला साया उस लाश के पास पहुंचता है और उस लाश को गौर से देखता है। ऐसा लग रहा था कि वो काला साया उस लाश को सूंघकर किसी बात की तसल्ली कर रहा हो, और जैसे ही उसे किसी बात की पुष्टि हो जाती है, वैसे ही वो अपने हाथों से उसकी छाती फाड़कर उसमें से उस मृत शरीर का दिल निकाल लेता है। वो धुएं से बना काला साया उस दिल को अपने एक हाथ में पकड़ता है और अपनी लंबी जुबान बाहर निकालकर उसमें से टपकते हुए खून को चखने लगता है। खून को चखने के बाद वो काला साया उस दिल को अपने मुंह में डालकर कचाकच खाने लगा। वो काला साया नीचे रेंग रहे उन स्कैरब बीटल्स की ओर देखकर अपनी बड़ी सी पीली आंखें चमकाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उन्हें कोई आदेश दे रहा हो, और उसका आदेश पाते ही नीचे रेंग रहे वो मांसाहारी स्कैरब बीटल्स उस मृत शरीर पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते कुछ ही देर में उन कीड़ों ने उस शरीर के ऊपरी हिस्से का मांस और अंदरूनी अंग को नोच नोच कर चट कर डाला। यहाँ तक कि उनके मुंह की ग्रंथियों से गिरने वाली अम्लयुक्त लार ने हड्डियों तक को गला दिया था, जिससे अब उस सिर कटे धड़ का इस जहान से नामो निशान मिट चुका था। उस धड़ का वजूद पूरी तरह मिटाने के बाद वो स्कैरब बीटल्स उस काले साए में जाकर मिलने लगे और चंद लम्हों में उसमें पूरी तरह समाहित हो गए, जिससे उस काले साए का आकार अब और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। वो काफ़ी शक्तिशाली बन चुका था। वो काला साया आसमान की ओर देखकर एक जोर की हुंकार लगाता है
जिससे बादल और भी अधिक भयंकर मात्रा में गरजने लगे थे। कड़कती बिजलियां भी जोर पकड़ रही थी। बड़ा भयानक मंजर था। वो काला साया जहां से आया था वहीं से वापस पाताल लोक में चला जाता है और उसके वापस लौटते ही वहां का माहौल नॉर्मल होने लगता है। जहां शमशान में माहौल शांत हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ का माहौल अभी भी शांत नहीं हुआ था।